नमस्कार। चलिए, आज हम सब मिलकर समय में एक लंबी छलांग लगाते हैं और पहुंचते हैं सीधे प्राचीन भारत के उस दौर में जहां 16 शक्तिशाली साम्राज्य, जिन्हें हम महाजनपद कहते हैं, उभर रहे थे। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि भारत की नींव को समझने का एक बहुत ही दिलचस्प तरीका है। जरा सोचिए, एक ऐसा वक्त जब दुनिया के कई हिस्से अभी बस करवट ही ले रहे थे। उस समय भारत में 16 बड़े बड़े साम्राज्य फल फूल रहे थे। और क्या ये बात पता है कि उन्हीं में से एक दुनिया का पहला लोकतंत्र भी था? जी हाँ, आज हम इसी कमाल के इतिहास की परतें खोलने वाले हैं। तो कहानी शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी बड़ी चीज को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि उसकी शुरुआत कैसे हुई, ये साम्राज्य बने कैसे, ये महाजनपद आखिर थे क्या। इनकी कहानी को 3 आसान हिस्सों में समझा जा सकता है। सबसे पहले थे छोटे छोटे कबीले, जिन्हें कहते थे जन। फिर आया एक गेम चेंजर, लोहे की खोज। लोहे के औजारों से खेती में एक क्रांति आ गई। अब ये कबीले एक जगह बसने लगे और बन गए जनपद। और फिर जब यही जनपद ताकत और जमीन के लिए एक दूसरे से लड़ने लगे, विस्तार करने लगे, तो कहलाए महाजनपद, यानी कि महान साम्राज्य। इतिहासकार इस पूरे दौर को सेकंड अर्बनाइजेशन या द्वितीय शहरीकरण कहते हैं। पहला तो जाहिर है सिंधु घाटी सभ्यता थी। ये दौर इस बात का पक्का सबूत है कि सिंधु घाटी के बाद भी भारत में शहरी सभ्यता ने एक जोरदार वापसी की, और ऐसी वापसी जिसने आने वाले साम्राज्यों के लिए एक मजबूत नींव रखी। अच्छा, एक सवाल, हमें ये सब पता कैसे चला? इसका सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय को। इसी में इन 16 महाजनपदों की सबसे भरोसेमंद लिस्ट मिलती है। वैसे इसके अलावा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी इनका जिक्र आता है। तो ये 16 साम्राज्य थे, तो बहुत बड़े और ताकतवर। लेकिन यहाँ एक मजेदार सवाल उठता है, क्या सब जगह एक ही तरह का शासन था? जवाब है नहीं। उस दौर में हमें शासन के 2 बिल्कुल अलग अलग मॉडल देखने को मिलते हैं। और यहीं पर एक बहुत ही हैरान करने वाली बात सामने आती है। देखिए, इन 16 में से 14 राज्यों में तो राजतंत्र था, मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा। लेकिन 2 महाजनपद ऐसे भी थे जो अपने समय से मीलों आगे थे। वहां था गणतंत्र, यानी शासन लोगों के चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में था। सोचिए, आज से हजारों साल पहले ये 2 क्रांतिकारी राज्य थे, वज्जी और मल्ल। इस बात को याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये दिखाता है कि प्राचीन भारत में सोच कितनी विविध थी, कितनी मॉडर्न थी। अब इतने सारे नाम, इन्हें याद कैसे रखा जाए? इसका सबसे आसान तरीका है इन्हें आज के भारत के नक्शे पर देखना। चलिए, एक एक करके इन्हें आज के राज्यों के हिसाब से देखते हैं। हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं आज के बिहार से। उस समय ये इलाका सत्ता का सबसे बड़ा केंद्र था। यहाँ 3 महाशक्तियां मौजूद थीं। तो बिहार की धरती पे 3 बड़े खिलाड़ी थे। पहला मगध, जो आगे चलकर सबका बॉस बनने वाला था। दूसरा था अंग, जिसकी राजधानी चंपा उस जमाने का एक मेट्रो शहर था, व्यापार का बड़ा केंद्र। और तीसरा था वज्जी, 8 कबीलों का एक अनोखा गठबंधन, जिसे हम दुनिया का पहला गणतंत्र कह सकते हैं। बिहार के बाद अब हम उस प्रदेश में आते हैं जहां इन साम्राज्यों का सबसे घना जाल बिछा था, यानी आज का उत्तर प्रदेश। यहाँ 1-2 नहीं, बल्कि पूरे 8 महाजनपद थे। तो यहाँ सबसे पहले आता है काशी, जो अपने कपड़ों और घोड़ों के व्यापार के लिए मशहूर था। फिर कोसल, जिसके राजा प्रसेनजित भगवान बुद्ध के समय के थे। वज्जी की तरह ही मल्ल भी एक गणतंत्र था, और ये इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि यहीं पर बुद्ध और महावीर दोनों ने अपना शरीर त्यागा था। और चौथा था वत्स, जो अपने ताकतवर राजा उदयन के लिए जाना जाता था। उत्तर प्रदेश के बाकी 4 साम्राज्यों की जड़ें तो सीधे हमारे महाकाव्यों से जुड़ी हैं। कुरु यानी हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ की भूमि, महाभारत का केंद्र पांचाल, जहां से द्रौपदी थीं, चेदी, जहां का राजा शिशुपाल था, और शूरसेन यानी भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा। ये नाम आज भी हमारी कहानियों में, हमारी रगों में जिंदा है। चलिए, अब उत्तर से थोड़ा मध्य भारत की ओर चलते हैं, जहां 2 और बहुत ही महत्वपूर्ण महाजनपद थे। राजस्थान में था मत्स्य साम्राज्य। इसकी राजधानी विराटनगर में ही पांडवों ने अपना अज्ञातवास काटा था। और मध्य प्रदेश में था शक्तिशाली अवंती, जिसकी राजधानी थी उज्जैनी।
अवंती कितना महत्वपूर्ण था इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि जब इसके राजा प्रद्योत बीमार पड़े तो मगध के राजा बिंबिसार ने अपना शाही डॉक्टर जीवक को उनके इलाज के लिए भेजा था। ये उस जमाने की डिप्लोमेसी थी। तो हमने उत्तर और मध्य भारत की 13 साम्राज्यों को तो देख लिया, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कुछ ऐसे राज्य भी थे जो इस भीड़ से बिल्कुल अलग थे, और इन 16 की दौड़ में आखिर में सिर्फ एक ही विनर बनकर उभरने वाला था। ये 3 राज्य अक्सर इम्तिहान में पूछे जाते हैं, इन्हें याद रखना जरूरी है। अश्मक, जो पूरे दक्षिण भारत में एक लौता महाजनपद था, और गांधार एवं कंबोज, जो आज के भारत से बाहर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाकों में थे। गांधार की राजधानी तक्षशिला तो उस दौर की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी, जहां दुनिया भर से लोग पढ़ने आते थे। ये 16 राज्य सिर्फ नक्शे पर लकीरें नहीं थे, इनके बीच लगातार लड़ाई चलती थी, सत्ता के लिए, व्यापार के लिए, दबदबे के लिए। और इस महाटकराव की भट्टी में तपकर केवल एक ही था जो बाकियों पर भारी पड़ा और जिसने भारत के पहले विशाल साम्राज्य की नींव रखी। तो चलिए, इतनी सारी जानकारी को अब कुछ आसान और ज़रूरी पॉइंट्स में समेट लेते हैं ताकि ये हमेशा याद रहें। यहाँ 2 छोटे से मेमोरी कोड्स हैं, 2 गणतंत्रों को याद रखने के लिए। सोचिए VM, V से वज्जी और M से मल। और भारत से बाहर के 2 राज्यों के लिए याद रखिए GK, G से गांधार और K से कंबोज। सिंपल। तो इस पूरे विश्लेषण के जो निचोड़ हैं वो ये हैं। सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बना मगध, सबसे ज्यादा महाजनपद थे उत्तर प्रदेश में, दक्षिण का इकलौता था अश्मक, 2 गणतंत्र थे वज्जी और मल, 2 भारत से बाहर थे गांधार और कंबोज, और इस सब की जानकारी का मुख्य सोर्स है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय। हम ये तो जान गए कि मगध ही विजेता बना, लेकिन असली सवाल तो ये है कि आखिर मगध में ऐसा क्या खास था? क्या वो उसकी लोकेशन थी, या उसके ताकतवर राजा थे, या फिर कोई ऐसा सैन्य राज था जिसने उसे बाकी 15 पर विजय दिलाई और उसे अजेय बना दिया? इस सवाल का जवाब इतिहास के एक और रोमांचक अध्याय में छिपा है।